पार्वती, गरीब लेकिन स्वाभिमानी और मेहनती बहू। रमेश, आलसी, लापरवाह और निकम्मा पति। माँ सावित्री देवी, रमेश की बीमार माँ। पहला दिन का सन्नाटा। पार्वती ने जब रमेश के घर में कदम रखा तो उम्मीदें कम थी, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। शादी के एक सप्ताह बाद जब वह सुबह उठकर घर का काम निपटा रही थी तो उसने देखा कि रमेश अभी भी सोया हुआ है। पार्वती रसोई में गई और आवाज दी, रमेश जी, सुबह हो गई है, सूरज कब का निकल चुका। रमेश ने चादर में ही करवट बदली और झल्ला कर कहा, क्या है पार्वती, क्यों शोर मचा रही हो? मुझे सोने दो। सोने दो? यह क्या बात हुई? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और आप ऐसे ही पड़े रहेंगे? पार्वती की आवाज में पहली बार निराशा झलक रही थी। अरे, तुम आ गई हो ना। माँ कहती थी तुम बहुत लायक हो, तो कमाओ, खिलाओ, मेरा काम सोना है। रमेश ने लापरवाही से कहा और फिर से सो गया। हे भगवान, मैंने किसके साथ अपनी जिंदगी बांध ली? क्या इसे मेरी मेहनत पर कोई शर्म नहीं आएगी? कुछ महीने बीत गए। पार्वती ने पड़ोस के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाए। एक दिन उसने घर के लिए जरूरी राशन और माँ जी की दवा खरीदी। शाम को रमेश बाहर से आया और उसने पार्वती को पैसे गिनते देखा। रमेश, अरे वाह, इतने पैसे कहाँ से आए? जल्दी से मुझे दे दो। बाजार में मेरे दोस्तों ने मेरी उधार चुकता करने को कहा है। पार्वती, पैसे आपकी ऐश के लिए नहीं है, ये माँ जी की दवा और घर के आटे दाल के लिए है। क्या मतलब? तुम मुझे पैसे नहीं दोगी? मैं इस घर का मालिक हूं। मालिक? किस बात के मालिक? आप इस घर में सिर्फ एक बोझ है। रमेश जी, आपने एक दिन भी मेहनत की है? आप मालिक नहीं, आप तो सिर्फ एक निकम्मे पति हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक गरीब घर की लड़की जिसने मेरे घर में शरण ली है, मुझे निकम्मा कह रही है? हाँ, कह रही हूँ। गरीब जरूर हूं, पर मैंने अपनी मेहनत बेची है, अपनी इज्जत नहीं। मैं रोज बाहर जाकर लोगों की बातें सुनती हूँ कि मेरा पति कोई काम नहीं करता। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये तुम्हारा काम है। मैं इस घर का बेटा हूं। मैं आराम करूंगा। बेटी मत रो। मैं जानती हूं तू बहुत दुखी है। मेरा बेटा पागल है, स्वार्थी है। मुझे माफ कर देना। आप माफी मत मांगिए माँ जी। मुझे सिर्फ यह देखकर दुख होता है कि आपका बेटा आपकी इतनी परवाह भी नहीं करता। पार्वती ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सिलाई का काम शुरू कर दिया और अपनी छोटी सी बचत से एक पुरानी मशीन खरीदी। अब वो घर में रहकर काम करती थी। एक शाम रमेश घर आया और उसने पार्वती को देर रात तक काम करते देखा। ये क्या बत्ती जलाकर बैठी हो? मेरी नींद खराब हो रही है। बंद करो ये सब। अगर ये मशीन नहीं चलेगी तो माँ जी की दवा नहीं आएगी। और ये सिर्फ दवा नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है। ओह, स्वाभिमानी तो ठीक है। अगर तुम इतनी ही स्वाभिमानी हो तो कल से मुझे इस घर में खाने के लिए मत देना। मैं भी देखता हूं तुम अकेली कब तक चलोगी। बहुत अच्छा रमेश जी, यह सुनकर मुझे खुशी हुई। आप अपना इंतजाम खुद करेंगे। मैं केवल माँ जी और अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब जाइए और मेरी सिलाई मशीन से दूर रहिए। रमेश सन्न रह गया। पार्वती ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसकी चुनौती को इतनी गंभीरता से लेगी। अगले दिन रमेश को भूख लगी, पर पार्वती ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह माँ जी के लिए खाना बना रही थी। पार्वती, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। क्यों दूं? आपने कहा था आप अपना इंतजाम खुद करेंगे। आप बाहर जाकर कोई काम क्यों नहीं करते? कोई मजदूरी ही कर लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं थक गया हूं। पार्वती, आप थक गए हैं और मैं भी इंसान हूं रमेश जी। मेरे हाथ पैर में दर्द होता है, मेरी भी इच्छाएं हैं। अगर आप मर्द हैं तो बाहर जाइए और कमा कर लाइए, तब आपको इज्जत से खाना मिलेगा। रमेश अपमानित होकर भूखा ही बाहर निकल गया। यह संवाद पहली बार रमेश को उसकी निकम्मेपन की कठोर सच्चाई से परिचित करा रहा था। माँ जी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक रात उनकी हालत बहुत खराब हो गई। पार्वती ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। माँ जी कांपती आवाज में, बेटी, तूने मुझे बहुत सुख दिया। मेरा रमेश, वह कभी नहीं सुधरेगा। मैं उससे बहुत नाराज हूं। उससे कहना कि उसने अपनी माँ का दिल दुखाया। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। आप ठीक हो जाएंगी। मैं रमेश को बुलाती हूँ।
माँ जी ने कुछ ही देर में अंतिम सांस ली। रमेश हमेशा की तरह घर पर नहीं था। जब वह अगली सुबह लौटा तो उसने घर के सामने भीड़ देखी। अंदर गया और माँ के पार्थिव शरीर को देखा। माँ, ये क्या हो गया? पार्वती, तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैंने माँ से बात नहीं की। क्या हुआ इन्हें? आप कब थे घर पर रमेश जी? आप तो अपनी दुनिया में मस्त थे। माँ को रात भर बहुत तकलीफ हुई और उन्हें सिर्फ मैं मिली। उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए आपको याद किया, पर दुख के साथ। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं कितना बुरा हूं। मैं अपनी माँ को भी सुख नहीं दे सका। मैं कितना स्वार्थी हूं। हाँ, आप स्वार्थी है, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं। माँ तो चली गई। अब आपको इस पश्चाताप की आग में जलना होगा और खुद को बदलना होगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे माफ कर दो पार्वती। मैंने तुम्हें और माँ को बहुत रुलाया है। मुझे कोई काम सिखाओ। मैं तुम्हारे पैरों पर पड़कर माफी मांगता हूं। देखो रमेश जी, मैं अब भी तुमसे प्यार नहीं करती, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। माँ की आत्मा तभी शांत होगी जब तुम एक जिम्मेदार इंसान बनोगे। मैं तैयार हूं। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। पर क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माफ करना समय लेगा। विश्वास टूटने में देर नहीं लगती, लेकिन बनने में बरसों लग जाते हैं। मेरी दुकान अब थोड़ी बड़ी हो गई है। तुम हिसाब किताब संभालो, लोगों से बात करो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे पैसे अब मेरे हैं। तुम्हें अपने काम की पगार मिलेगी। मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी पगार पर काम करूंगा। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं बदल गया हूं। समय बीता। रमेश ने जी तोड़ मेहनत की। 1 साल बाद वे दोनों दुकान पर बैठे थे। ग्राहक आते जाते रहे। आज हिसाब में 500 रुपए का ज्यादा मुनाफा हुआ है पार्वती। मैंने इसे अलग रख दिया है। शाबाश रमेश जी, आज आप सच में ईश जैसे लग रहे हैं, मेहनती और सच्चे। यह सब आपकी वजह से है। आपने मुझे जिम्मेदार बनाया। मुझे अब भी मेरी माँ के शब्द याद हैं और आपका विश्वास। क्या मैं अब कह सकता हूं कि मैं आपका साथी हूं? हाँ रमेश जी, अब आप सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे साथी हैं। अब हमारे रिश्ते में गरीब बहू या निकम्मा पति नहीं, बल्कि सिर्फ हम हैं। अब पार्वती और रमेश के आंखों में एक नया, शांत और विश्वास से भरा प्रेम चमक रहा था। उन्होंने बातचीत के जरिए अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ लिया था।